नमस्कार, एडुसेट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास 10 साइंस टॉपिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी हमने एनर्जी के बारे में भी पढ़ा था, फिर वेरियस ऊर्जा के स्रोत के बारे में भी पढ़ा था। एनर्जी क्या है? Energy, what is energy? Energy is a capability to do work. Various source of energy we see around ourselves are. अब हमें एनर्जी कार्य करने के लिए चाहिए होती है। अब हमें अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें क्या चाहिए? कहीं ना कहीं से हमें कोई वो एनर्जी चाहिए ही। तो एनर्जी अब हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? सबसे बड़ा एनर्जी का अगर हम नेचुरल सोर्स माने तो वो हमारे पास क्या है? सन है। फिर अगर हम खाना ना खाएं, पानी, ये सारी चीजें क्या है? हमारे लिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? पेट्रोल। फिर आपने एलपीजी देखा है अपने आसपास, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिससे हम अपना खाना बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। या फिर अगर हम अपने घरों में ईंधन की बात करें तो हम वेरियस सोर्सेज की बात कर सकते हैं, जैसे गाय के गोबर के उपले बनाए जाते हैं या फिर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है चूल्हे को जलाने के लिए। तो वो क्या है? हमारे लिए वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। अब जब भी हम किसी फ्यूल को चूज करते हैं या फिर किसी एनर्जी के स्रोत को चूज करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जो प्रश्न आता है वह ये आता है कि कौन सा फ्यूल हमारे लिए अच्छा होगा। तो कौन सा फ्यूल अच्छा होगा, तो उसके लिए हमारे पास वेरियस वेरियस क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस के पहले डिस्कस करते हैं। हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग? अगर हम किसी भी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो वो हमें कुछ ऊर्जा देगा। वो ऊर्जा कितनी पैदा करेगा? क्या वो स्मोक तो पैदा नहीं कर रहा जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है? क्या वह इजीली हमें अवेलेबल है? तो इसके बेसिस पर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? अपना गुड सोर्स ऑफ एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं कि एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप भी सोच सकते हैं कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होगा। अब देखो, हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग? वो बर्निंग पर कितनी हीट पैदा कर रहा है? हमें ऊर्जा तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो हमारे लिए गुड सोर्स कौन सा होगा? जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करेगा। जो ऊर्जा ज्यादा पैदा करेगा वह हमारे लिए गुड सोर्स हो जाएगा। स्मोक कम पैदा करेगा तभी वो हमारे लिए अच्छा होगा, या फिर स्मोक ज्यादा पैदा करेगा? जो स्मोक कम पैदा करेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि स्मोक ज्यादा पैदा होगी तो उससे क्या होगा? पोल्यूशन होगा। हमारी हवा जो है वो गंदी हो जाएगी। तो हमें ऐसा तो नहीं चाहिए। इसलिए हमारे पास ऐसा फ्यूल चाहिए जो स्मोक कम पैदा करे और इजीली अवेलेबल, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर उसे लेके जाना आसान हो और हमें आसानी से उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि हमें उसके लिए मीलों दूर कहीं किसी और कंट्री से एक्सपोर्ट करवाना पड़े या फिर इंपोर्ट करवाना पड़े। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्सेज ऑफ फूड। अब हमने इन प्रश्नों पर चर्चा कर कर क्या निष्कर्ष निकाला है कि हमारे फ्यूल का गुड कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? गुड सोर्स कौन सा होगा हमारे फ्यूल का? जो हमें क्या देगा? हाई एनर्जी आउटपुट देगा। मतलब कि कम सोर्स, मतलब कि अगर मैं 1 किलो लकड़ी को जला रही हूँ तब भी मुझे ज्यादा ऊर्जा मिल रही है एज कम्पेयर टू 2 किलो लकड़ी को जलाने से। तो वो क्या है? हमारे पास कम मास में हमें ज्यादा ऊर्जा पैदा करे, कम मास में हाई एनर्जी आउटपुट हमें मिले। इट शुड बी इजिली अवेलेबल, हमें आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना आसान होना चाहिए उसे। ऐसा ना हो कि उसे स्टोर करना भी मुश्किल हो। इट शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है? कि वह हमें सस्ता भी मिले। जैसे अगर कोई फ्यूल जो है वो दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, जैसे हम बात करें पेट्रोल की, तो वह हमारे लिए उसकी उपलब्धता जो है वो हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे लिए क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ फ्यूल है क्या, किन को हम फ्यूल के सोर्सेज कहेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो मेन सोर्स आते हैं वो आते हैं हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसे अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम कह सकते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जो हम पीढ़ियों से उन्हें इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं
जिन्हें हमने अभी, नई एनर्जी सोर्सेज हैं जिन्हें हमने अब इस्तेमाल में करना शुरू किया है, जिनका साइंटिस्ट ने अब इन्वेंशन किया ताकि हम इन्हें यूज कर सके। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहले हमारे पास आते हैं वुड, फ्लोइंग वाटर, फोसिल फ्यूल्स हो गए जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सीएनजी जिसे हम कहते हैं, बायोमास एक वुड का ही एक नया वो है इन्वेंशन कह सकते हैं, और विंड एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं हमारे पास सोलर एनर्जी, ओशियन एनर्जी में हमारे पास वेरियस तरह की एनर्जी आ जाती है, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। तो उसके बाद आती है जियोथर्मल एनर्जी, जिसे हम जियोथर्मल मतलब कि धरती के ताप को प्रयोग करके हम क्या करते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब कि जिसके अंदर आपने 9th में पढ़ा था ना, न्यूक्लियस, परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का प्रयोग करके उससे एनर्जी पैदा करना, वो हमारी किसके अंदर आ जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर आ जाती है। आज का हमारा विषय रहेगा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिटेल में पढ़ने का। आज हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी अब हमारे दो तरह के हो सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, रीन्यूएबल मतलब कि जिन्हें हम रीन्यू कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा से उन्हें नया कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल मतलब कि जिन्हें दोबारा से नया नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सोर्सेज जिन्हें हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, वह हमारे क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। और जिन्हें हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, वह हमारे नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं। अब हमने वेरियस तरह के सोर्सेज पढ़े हैं, उसके अंदर आप खुद ही सोच के बताइए, सन सन की ऊर्जा में जितना यूज करती जाऊंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो खत्म हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, एक दिन मैंने सन की ऊर्जा को ज्यादा प्रयोग में कर लिया तो अगले दिन सन कहेगा नहीं नहीं, आज मैं तुम्हें ऊर्जा नहीं देता, मेरी ऊर्जा खत्म होगी। ऐसा तो नहीं होता। इस तरह से फ्लोइंग वाटर, समुद्र का पानी, तो हम ये कहते हैं ना, समुद्र में तो कितना पानी है, वो कभी खत्म नहीं होगा। ओशियन, वुड, पेड़, अगर हम पेड़ को समय समय से लगाते रहे तो वो भी क्या है, हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है। इसीलिए कहा जाता है ना कि हमें आसपास के पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, अपने आसपास पेड़ लगाने चाहिए। और बायोमास जो है वो हमारा इसी का एग्जाम्पल है, वुड का। और जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो नॉन रिन्यूएबल है, जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये एक बार जब प्रयोग हो जाते हैं उसके बाद इन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। आइए इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिटेल्स में स्टडी करते हैं आज हम। आज का हमारा विषय यही रहेगा कि हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे, कल हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास फोसिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फोसिल, फोसिल का मतलब ही क्या होता है, जो किसी के डेड रिमेन से बने। आप अपने अनुमानशिकता एवं जैव विकास वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि फोसिल्स क्या होते हैं। धरती के अंदर कोई भी जीव जब मर जाता है, जीव में हम यहाँ पर पेड़ पौधों की भी बात कर रहे हैं, जानवरों की भी बात कर रहे हैं और इंसानों की भी बात कर रहे हैं। कोई भी जीव जब मर जाता है तो वह उसे धीरे धीरे क्या होता है, धरती में वो दबता चला जाता है। धरती के दाब के कारण कुछ वर्षों के बाद, कुछ वर्षों का मतलब है मेरा यहाँ से 500, 1000, अरबों सालों के बाद, वह जो डेड रिमेन्स थे, जो वो फोसिल था, वो किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, फ्यूल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो फोसिल फ्यूल्स जो है वो क्या है, ऐसे फ्यूल्स हैं जो कहाँ बनते हैं, इनसाइड द अर्थ फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आफ्टर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। हमारे फोसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल है कोल, जैसे आपको ये नीचे दिखाया गया है, पेट्रोलियम जो कार में भरने के लिए प्रयोग होता है, जिससे कार चलती है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस भी आजकल सीएनजी की बसेस आपने देखी है, सीएनजी के व्हीकल्स आने लगे हैं, सीएनजी भी इसी तरह से पेट्रोल की तरफ यूज होने लगी है। और सीएनजी हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये पोल्यूशन भी कम करता है और ये हमारे लिए किफायती भी है, ये हमें कम कीमत पर भी उपलब्ध है। लेकिन हमें इन तीनों सोर्सेज का प्रयोग जो है वो बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि एक तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये एक बार यूज करने पर इन्हें हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। इन्हें हमें सोच समझ के यूज करना है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां या फिर आने वाले हमारी जो बच्चे हैं वो इन्हें अच्छे से प्रयोग कर सके। तो हमें इन्हें बहुत संभाल के और
जब हमें जरूरत हो तभी प्रयोग करना है। जैसे पेट्रोल को बचाने के लिए हम कहते हैं कि हमें अपना प्राइवेट व्हीकल यूज करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो पेट्रोल लग ही रहा है। लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर कम पेट्रोल में ज्यादा लोग ट्रेवल कर सकते हैं। जो आप कोल और पेट्रोलियम में हमें एक डिफरेंस देख सकते हैं। जो कोल और पेट्रोलियम है बनते तो डेड रिमेन्स के साथ ही है, प्लांट्स और एनिमल्स के, लेकिन कोल जब बनता है जब धरती के नीचे दफन होते हैं, और पेट्रोलियम तब बनता है जब समुद्र के नीचे, समुद्र के अंदर क्या है, पानी है, पानी के जो जीव है, पौधे हैं, वह जब मरने के उपरांत जब धरती में दफन होते हैं, धरती के अंदर दब जाते हैं, फिर धरती के प्रेशर के कारण, अर्थ के प्रेशर के कारण वो धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रूड ऑयल से फिर वेरियस वेरियस चीजें निकाली जाती हैं, जैसे वेस्लिन हो गया, आपका वैक्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो वो चीजें निकाली जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास फोसिल फ्यूल्स के डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है, फोसिल फ्यूल्स को जैसे भी हम जानते हैं कि पेट्रोल है यानी या फिर वो है कोल है, जब इन्हें जलाया जाता है तो ये क्या उत्पन्न करते हैं, गैसेस उत्पन्न करते हैं और हार्मफुल पार्टिकल्स उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। फिर हमने एक एसिडिक रेन के बारे में भी पढ़ा था कि फोसिल फ्यूल से क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन पैदा होता है। जो सल्फर और नाइट्रोजन है वो क्या करता है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ एसिडिक ऑक्साइड्स बना लेता है। सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड्स और जो सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं, ये क्या करते हैं, हवा में मिक्स हो जाते हैं, और जैसे ही हमारी बारिश होती है वो बारिश के अंदर क्या मिलकर एसिड बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, जो क्या करते हैं, हमारी बॉडीज के लिए भी हार्मफुल है, हमारी स्किन्स के लिए भी हार्मफुल है, और सोइल्स के लिए भी हार्मफुल है। वो बिल्डिंग्स को भी हार्म करते हैं। जैसे हमने ताज का सुना है, ताज की जो ऊपर का डोम बना हुआ है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू किया हो गया है, वो पीला पड़ना शुरू हो गया। तो वो पीला किस वजह से पड़ रहा है, एसिडिक रेन की वजह से। आपने सुना भी होगा, कहते हैं ना, हमारे घरों में बड़े लोग कहते हैं कि जब पहली बारिश होती है तो उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि पहली बारिश के अंदर जो हवा का ऑक्सीजन, जो नाइट्रिक ऑक्साइड और जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है वो सबसे ज्यादा होता है, वो हमें हार्म करने में सक्षम होता है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और इसके कारण फोसिल फ्यूल्स को बर्न करने के कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या करती है, टेम्परेचर ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है, जिसके कारण ओजोन लेयर भी हमारी धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है। तो हम देख सकते हैं अब क्या होता है, जब भी फोसिल फ्यूल्स फैक्ट्री से या फिर व्हीकल से ग्रीन हाउस हमारी जो गैसेस निकलती हैं, ये क्या होती हैं, जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो क्या पैदा करती हैं, एसिडिक गैसेस पैदा करती हैं। ये एसिडिक गैसेस जो है वो हवा में ही रहती हैं, और जब बारिश जो है, बादलों द्वारा बारिश की जाती है, तो ये गैसेस जो है वो उस पानी के साथ मिलकर क्या बनाती है, उस पानी के साथ मिलकर क्या बनाती है, एसिडिक रेन बनाती है, जो समुद्र में जो रह रहे जीव हैं उनके लिए भी हानिकारक होती है, जो धरती पर जीव रह रहे हैं उनके लिए भी हानिकारक होती है, प्लांट्स को भी बर्न करती है। फिर हमने एक कोरोजन का एग्जाम्पल लिया था, हमने पढ़ा था कि कोरोजन में क्या है, कि एसिडिक रेन के कारण जो ताज है वह भी हमारा क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो CO2 उत्पन्न होती है वो क्या करती है, एक परत बनाती है हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ग्रीन हाउस की तरह। वो परत के कारण क्या होता है, जब धरती की रेज जो है वो, सन की रेज जो है वो धरती पर आती है, तो वह धरती पर जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एक जो परत है वो क्या करती है, उन सन रेज को वापस ही नहीं जाने देती, वापस उसे क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक धरती पर ही कर देती है। तो इसके कारण क्या होता है, आपने गर्मियों में देखा जब कार को बाहर खड़ा किया जाता है तो उसके अंदर एक अजीब प्रकार की हीट उत्पन्न हो जाती है। जब हम उसको खोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कितनी हीट उत्पन्न, इसी तरह का एटमॉस्फेयर जो है वो धरती पर उत्पन्न हो जाता है। पूरी धरती के अराउंड, पूरी अर्थ के अराउंड एक लेयर, जो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण जो अर्थ, जो सनलाइट आ रही है वो क्या होती है, अर्थ के अंदर ही डिपॉजिट हो जाती है। उसके कारण अर्थ का टेम्परेचर
बढ़ जाता है। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि जो हमारे अटलांटिक है, वो जो हमारे बड़े बड़े बर्फ के हिमालयस हैं, वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मेल्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, और जिसके कारण ग्लोबल कूलिंग भी हो रही है और जो ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में हम सबसे पहले इस फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स में जनरेटर का प्रयोग होता है, जो हमने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, जनरेटर में क्या होता है, हम मैकेनिकली उसको घुमाते हैं। जो हमारा कोयल होता है, कोयल को घूमने के कारण क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, टरबाइन का प्रयोग करते हैं कोयल्स को घुमाने के लिए। जो ये आप जनरेटर देख रहे हैं यहाँ पर, ये जनरेटर जो है वो क्या कर रहा है, बिजली उत्पन्न कर रहा है। तो हमारा काम क्या है, उस कोयल को घुमाना। तो उस हमें किसी भी तरह से उस कोयल को घुमाना है। तो उस कोयल को घुमाने के लिए हमारे पास दो मेन सोर्सेज हैं। एक तो हम थर्मल पावर प्लांट्स का यूज करते हैं, या फिर हम पानी का ही प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है, जो हमारे फोसिल फ्यूल्स होते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, पानी को हीट करते हैं। पानी को जब हीट करते हैं इतने ज्यादा टेम्परेचर पर, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इस स्टीम को तेज टेम्परेचर पर कहाँ भेजा जाता है, टरबाइन के पास भेजा जाता है। जब स्टीम को, हवा को, गर्म हवा को टरबाइन के पास भेजा जाता है, तो टरबाइन जो है वो क्या करता है, घूमता है। इस घूमने के कारण जो जनरेटर की जो कोयल है वो भी घूमती है, और उसके कारण हमने जैसे पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाते थे। इन थर्मल पावर प्लांट द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस is used to heat water and change it into steam which rotates the turbine of generators to produce electricity। तो ये क्या काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करती है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है हाइड्रो पावर प्लांट्स। इसके डिसएडवांटेजेस हम देख सकते हैं कि हमने इसमें कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का यूज किया। तो ये क्या है, हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो ये हमारे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो हमें ऐसे सोर्सेज को ढूंढना है जो हमारे ज्यादा समय तक चल सके। तो इसलिए यह हमारे लिए क्या है, एक एक तरह से कह सकते हैं कि हमें अल्टरनेट सोर्स ढूंढने की जरूरत है। हमें ऐसा सोर्स ढूंढने की जरूरत है जो हमें ज्यादा समय तक अवेलेबल हो सके और पोल्यूशन भी पैदा ना करे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या होता है, रिजर्वोयर्स के अंदर, डैम्स के अंदर पानी को स्टोर कर लिया जाता है, और उस पानी को हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा डैम बना हुआ है। उससे ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पानी को स्टोर कर लिया हमने। तो जैसे ही डैम के दरवाजे को खोला जाता है, तो पानी जो है वो तेज प्रेशर से जाएगा। जैसे ही वो तेज प्रेशर से जाएगा, यहाँ पर लगी उसमें जो टरबाइन है उसके अंदर क्या करेगा, इसके ऊपर ही हमने जनरेटर लगाया हुआ है। तो जैसे ही टरबाइन घूमेगी, तो जनरेटर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए हैं। ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या होता है, या तो वो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करते हैं या वोल्टेज को कम करने का काम करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर के द्वारा अलग अलग सोर्सेज में इस लाइट को क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, एक तो हमारा ये हो गया स्टोरेज रिजर्वॉयर, ये पेन स्टोक है जिससे पानी जाता है। नेक्स्ट हमने क्या बना रखा है, इसके अंदर डाउनस्ट्रीम आउटलेट बना रखा है, क्योंकि पानी, इसी पानी का हम प्रयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो पानी कहीं पर वेस्ट तो हो नहीं रहा, पानी गया, टरबाइन घूमा, और जो पानी वापिस गया उसे हम दोबारा से क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और यूज कर सकते हैं। हम इसे अपने घरों में या फिर इसे हम साफ कर कर पीने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब जो फ्लोइंग वाटर है, जैसे कि हमने बात की थी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, बार बार यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो इससे प्रोड्यूस होती है वो भी पोल्यूशन कॉज नहीं करती, तो पोल्यूशन भी खत्म हो गया। जो वाटर स्टोर किया गया है डैम्स में, उसे हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है, अब इसमें क्या है, फ्लड्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। डैम्स का कार्य क्या होता है, पानी को स्टोर करना, क्योंकि बड़े बड़े हमने रिजर्वोयर बना दिए। तो जब भी फ्लड्स आती है या फिर फ्लड आती है, तो हम क्या करते हैं, डैम के दरवाजों को खोल देते हैं, और जगह जगह पर जो हमारे रिजर्वोयर बने उनके अंदर हम, जो डाउन स्ट्रीम्स बने हैं उनके अंदर हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब फ्लड का जो टाइम है वो खत्म हो जाए तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आती हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में हमारे इसके अंदर हो गया कि जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है, जो डैम बनाने को कॉस्ट लगता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। फिर हमें क्या करना होता है कि जब भी हम डैम को बनाते हैं तो हमें एक लार्ज एरिया चाहिए। तो लार्ज एरिया के लिए हमें उस एरिया में क्या करना पड़ता है कि बहुत सारी लैंड को लेना पड़ता है। उसके लिए हमें वहां के जो प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, जंगल हैं, उन्हें हटाना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। क्योंकि पेड़ों को काटेंगे, पेड़ों का काम क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन को देते हैं, तो वह एक तरह से एयर प्यूरिफायर का काम कर रहे हैं। तो जब अगर पेड़ों को ही काट दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे, मीथेन गैस उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है इट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम लार्ज एरिया। जब हमें बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़ते हैं तो वहां के लोगों को भी हमें क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो जब लोगों को हटाएंगे तो उनको बेरोजगारी भी होगी, क्योंकि उनको अपनी जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा, नए शहर में जाएंगे, नए गांव में जाएंगे, तो वहां पर उन्हें रहने के लिए घर भी चाहिए, खाने के लिए खाना भी चाहिए, और काम करने के लिए काम वो भी चाहिए, दुकानें भी चाहिए या फिर खेत भी चाहिए। तो वो सारी चीजें उनसे क्या हो जाती हैं, छिन जाती हैं एक तरह से। तो ये क्या है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज होने के कारण ही हमें नए नए सोर्सेस को ढूंढने का प्रयास करना पड़ता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास बायोमास एनर्जी। आपने पहले के जमाने में देखा है कि जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे हमारे पास हो गया लिविंग थिंग्स का, वो उसमें हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। इन बायोमास से जो एनर्जी पैदा करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, बायोमास फ्यूल भी कह सकते हैं। अब देखो हमारे पास बायोमास एनर्जी में एग्जांपल आते हैं हमारे पास वुड, एनिमल डंग, वेजिटेबल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, सीवेज एक्सेट्रा। जो भी हमारे पास वेस्ट बचता है उसे हम जब एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, बायोमास कहलाता है। अब बायोमास को हम क्या करते हैं, ये तो हमारा पुराना सोच था कि हम इसे जलाते थे तो क्या होता था, बहुत ज्यादा स्मोक पैदा होती थी। तो इसलिए हमने इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोमास फ्यूल की तरह यूज करते हैं। जिससे हम इसमें क्या करते हैं, इस वेस्ट मटेरियल को गैस में परिवर्तित करते हैं। इस बायोमास को गैस में कैसे परिवर्तित किया जाता है, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हवा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं धरती के नीचे, उसके अंदर सारे वेस्ट को भर देते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें पैदा होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन सूक्ष्म जीवों को किसमें छोड़ दिया जाता है, उस जो हमने धरती के नीचे बॉक्स बनाया उसके अंदर छोड़ दिया जाता है। उस बॉक्स के अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर डिकम्पोज करते हैं, मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो वह वेरियस तरह की गैसेस उत्पन्न करते हैं। उन गैसेस का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, अपने घरों में गैस जलाने का कार्य करते हैं या फिर लाइट पैदा करने का काम करते हैं। तो बायोमास जो है वो क्या बनती है, इज डिकम्पोज बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस बायोगैस। बायोगैस जो है वो किस किस का मिक्सचर है, मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बायोगैस प्लांट अगर हम देख सकते हैं तो यह क्या है, एक अंडरग्राउंड टैंक है, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मिक्सिंग टैंक है। अब क्या होता है, ये ग्राउंड लेवल है, ये अंडरग्राउंड टैंक है। इसके अंदर क्या होता है, स्लरी ऑफ कैटल एंड डंग एंड वाटर। इसके अंदर पहले स्लरी बनाई जाती है। स्लरी के अंदर हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे घरों का वेस्ट है या फिर जो भी काउ डंग बचा, उसे पानी के साथ मिलाकर इसके अंदर भर दिया जाता है। स्लरी का मतलब कीचड़ बना दिया जाता है। तो उस कीचड़ को यहाँ से इनलेट बना हुआ है, धीरे 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 जब इसके अंदर मिक्स किया जाता है, मिक्सिंग टैंक इसे कहते हैं, मिक्सिंग टैंक से धीरे धीरे नीचे होता हुआ ये इनलेट चैम्बर है जहां से इन हो रहा है, वो धीरे धीरे इसके अंदर भर दिया जाता है। यह जो डोम है ऊपर से बंद कर दिया जाता है जब मिक्सिंग टैंक, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इसे डिकम्पोज करते हैं, तो गैस पैदा होती है। जो गैस उत्पन्न होगी वो हल्की होगी, तो गैस जो है वो धीरे धीरे कहाँ चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। और जब ये टैंक फ्लो कर जाता है, ओवरफ्लो कर जाता है, तो ये टैंक जो है धीरे धीरे जो स्लरी है वो क्या होती है, इधर शिफ्ट होना शुरू होती है, और आउटलेट टैंक के द्वारा, ओवरफ्लो टैंक के द्वारा इसे बाहर
निकाल लिया जाता है। ये स्लैब कवर है, स्लैब कवर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमें इन्हें समय से समय क्या कर सके साफ कर सके। तो आइए, ये तो हमने फिगर में समझ लिया, इसे थियरी में समझते हैं। तो बायोगैस प्लांट एज अ लार्ज अंडरग्राउंड टैंक, इसके अंदर क्या होता है, एक अंडरग्राउंड टैंक होता है जो ब्रिक्स से बना होता है और सीमेंट से। लोअर पार्ट जो इसका होता है डाइजेस्टर होता है, जिसके अंदर हम इसके अंदर क्या रखते हैं, ये डाइजेस्टर है। ये वाला पोर्शन जो है वो इसका क्या है, डाइजेस्टर है, जिसके अंदर स्लरी को बाद में स्टोर किया जाता है। और जो अपर पार्ट है वो हमारा क्या है, डोम गैस आउटलेट है। ये हमारा डोम का गैस, ये हमारा डोम का गैस आउटलेट है। ऑन वन साइड ऑफ द टैंक अबव द ग्राउंड इज अ मिक्सिंग टैंक, जैसे कि हमने इस फिगर में देखा था, ये है हमारा मिक्सिंग टैंक है। On one side of the tank is a mixing tank and the other side is the overflow tank. इधर साइड पर हमारा क्या है, ओवरफ्लो टैंक है, जिसमें जो वेस्ट बचता है उसे फ्लो करवा दिया जाता है। एनिमल डंग जो है उसे मिक्सिंग टैंक के अंदर, पानी के अंदर मिक्स किया जाता है। स्लरी एक बन जाती है, उसे हम किस में भेज देते हैं, डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है। डाइजेस्टर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे क्या करते हैं, स्लरी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, उसे छोटे छोटे उसमें ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस ब्रेक डाउन के बाद जो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं उसमें गैस उत्पन्न होती है। उस गैस को गैस आउटलेट के द्वारा, यहाँ पर हमने गैस आउटलेट देखी थी, इस गैस आउटलेट के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है, जिसे हम हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। और जो स्लरी यूज होती है, जो यहाँ पर ओवरफ्लो टैंक में हमारी स्लरी बचती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है प्लांट्स के लिए। तो जो प्लांट्स का न्यूट्रिशन है वो हमें इसी से मिल जाता है। तो ओवरफ्लो टैंक जो है वो, उसमें से जो स्लरी, जो हमारी जो एक्स्ट्रा स्लरी है जो निकलती है, उसे हम एज अ सुखा के एज अ मेन्योर जो है वो प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारा क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट है। वेस्ट को यूज करके हमने बहुत सारी यूजफुल हमारे लिए चीजें बना ली है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी जो है वो हमारा एक पारंपरिक स्रोत है। आपने सभी ने देखा है कि खेतों में कहीं जगह, मूवीज में भी दिखाते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं। इन प्लांट्स में क्या होता है, बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं। ये पंखे क्या करते हैं, जब हवा चलती है तो ये पंखे घूमते हैं। तो ये पंखे जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक टरबाइन फॉर्म करते हैं, जिसके कारण टरबाइन घूमने के कारण, जैसे हमने पढ़ा था, वो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं। तो विंड एनर्जी जो है वो विंड मिल्स में यूज होती है, जिसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पहले हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस मैकेनिकल एनर्जी को फिर किस में कन्वर्टेड किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यह काइनेटिक एनर्जी जो है वो वाटर को लिफ्ट करने के लिए, वेल से ग्राइंडिंग ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए फ्लोर मिल्स में, इसमें भी यूज हो जाती है। और बाकी इसका क्या यूज है, सबसे ज्यादा यूज तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। अब जो सिंगल विंड मिल है वो बहुत कम सोर्स ऊर्जा पैदा करती है, इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे विंड मिल्स को लगाते हैं ताकि हम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपको एक दिखाई दे रहा है, एक प्लांट है, और ये क्या है, हमारे बहुत सारे विंड मिल्स है, जिससे हमने क्या बना दिया, विंड एनर्जी का फार्म बना दिया। अब विंड एनर्जी को भी लगाने के लिए एक तो सबसे बड़ी बात, हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हवा होनी चाहिए। हवा एक पर्टिकुलर स्पीड से चलनी चाहिए, तभी हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। फिर हमारे पास बड़े बड़े फार्म्स की जगह भी होनी चाहिए अगर हमें लगाना है। तो ये हमारी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी डिसएडवांटेज भी है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है एडवांटेजेस क्या है इसकी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी भी खत्म नहीं होगी, हवा चल रही है तो चलेगी, कभी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। और एक बार ही हमने प्लांट लगा दिया तो उसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत सस्ती है, उसे बार बार मेंटेन हमें नहीं करना पड़ता। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, विंड जो है वो हमेशा हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकती, हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकती। हमें बहुत बड़े बड़े फार्म्स चाहिए इसको लगाने के लिए। और जो मिनिमम स्पीड है हवा की वो कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए इस प्लांट को लगाने के लिए। तो आज हमने किन किन चीजों के बारे में पढ़ा, आज हमने
कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा, परंपरागत सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा, जो हम बहुत सारे समय से प्रयोग में करते आ रहे हैं। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स के बाद हमने इसमें पढ़ा थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में, हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में, उसके बाद हमने बायोमास के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने विंड एनर्जी के बारे में पढ़ा। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलकर यहाँ तक कन्वेंशनल सोर्स विंड एनर्जी तक रीड करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस बीच में दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और उन्हें लर्न करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वो कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इसमें। तो और वो क्वेश्चन जो है वो स्कोरिंग है, क्योंकि ये चैप्टर इजी है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर आप अभी इसे वाइंड अप कर दीजिए, ताकि आपको फाइनल में ही इसे रीड करना पड़े। थैंक यू।